आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपके खिदमत में लाइव हाजिर हुआ हूं। बात करूंगा इजराइल और फिलिस्तीन के मसले पर। जी हां, इजराइल और फिलिस्तीन का मसला पूरी दुनिया के लिए तवज्जो का मरकज बना हुआ है और अब जो ताजा खबरें आई हैं खास तौर से मैं उन पर रोशनी डालूंगा और उसके बाद मैं अपने मेहमान को भी बुलाऊंगा क्योंकि ताखीर हो गई। बात यह है कि अब इजराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उन्होंने इस बात का एतराफ किया है कि उन्होंने 1,50,000 टन बम बरसाए हैं। ये उन्होंने एतराफ कर लिया है अपने जुर्म का, अपने गुनाह का। और ये मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी बात है, जो बात दुनिया के सामने आ रही थी कि कितना ज्यादा जुल्म किया है। और यही बात अभी अमेरिका के जो दामाद कह लीजिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के दामाद कुशनर जो हैं उन्होंने भी इस बात को एडमिट किया था। हालांकि ये नहीं माना कि वहां पे कत्लेआम हुआ है, बल्कि जब सवाल किया गया तो कहा कि वो तो जंग थी, लेकिन ये कत्लेआम है। इतना ज्यादा कितनी सी जगह थी, कितनी जगह थी जहां पे 1.5 लाख टन बम बरसाए जाएं। लेकिन सलाम है गाजा के रहने वालों को कि वो, आप सोचिए, एक पटाखा भी, दिवाली थी, एक पटाखा भी बच जाता है तो आधे घंटे तक कुछ समझ में नहीं आता है, सुनाई नहीं देता, बच्चे कान बंद कर लेते हैं। लेकिन जहां इतने टन बम बरसाए गए हों, वहां के लोग स्कूल जाने के लिए तैयार है। ऑनलाइन एग्जाम उन्होंने दिया। टीचर्स, बच्चे, वहां के लोग, ये कौन से लोग हैं? अल्लाह ने इनको कौन सी ताकत दी है? मैं समझता हूं कि पूरी दुनिया में इस पे रिसर्च होगी कि इनको तो सबको मर जाना चाहिए, सिर्फ धुआं से, धूल से। भूख तो छोड़ दीजिए, प्यास तो छोड़ दीजिए, लेकिन बाहरी कौम, ये कौन सी कौम है? लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका जिक्र हम करेंगे, बातचीत भी करेंगे। लेकिन दूसरा यह कि अब फिर एक बार खबर यह आ रही है कि बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि बेन गवीर जो इनके हामी हैं वो एक बार फिर नेतन्याहू को धमका रहे हैं, नेतन्याहू को डरा रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि सरकार बेंजामिन नेतन्याहू की गिर जाएगी। ऐसी तस्वीरें सामने आ रही। यहाँ पे आप देखें, बेन गवीर जो है वो थ्रेट कर रहे हैं कोलिशन क्राइसिस ओवर डेथ पेनल्टी फॉर पैलेस्टीनियन प्रिजनर। अगर उन्होंने कहा कि ये अगर इनको पैसे दिए गए, इनको मुआवजा दिया गया, तो फिर ये आप समझ लीजिए कि क्राइसिस पैदा हो जाएगी। ये बात जो है कही जा रही है। उधर खामनाई साहब ने आज फिर एक बार कहा कि ये जो बार बार कहा जाता है कि हमने डिस्ट्रॉय कर दिया ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को, ये दरअसल झूठ है, प्रोपेगेंडा है, और हमारा प्रोग्राम उसी शान और शौकत के साथ चल रहा है। इस पर भी हम बातचीत करेंगे। इसके साथ साथ 3 और जो बड़े इंपॉर्टेंट, एक तो ये कि कतर ने आज जिस तरह से गाजा पे बमबारी हो रही है, बमबारी के बाद अब कहीं तोप से मारा जा रहा है, टैंक से मारा जा रहा है, कहीं गोलीबारी की जा रही है। तो इस तरह इजराइल जो जंगबंदी की खिलाफ वर्जी कर रहा है, तो आज कतर ने उसकी मजम्मत की है। इसके अलावा हमास की तरफ से मुतालबा किया गया है कि इजराइल इसका मुआवजा दे, इजराइल जो है सर नौ तामीर का खर्चा उठाए। और यहां पे बताया गया कि 50 से लेकर के 80 अरब डॉलर तक का इस पे खर्चा आएगा। तो ये भी यहाँ पे बात की गई है। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी बात है। और ये खान यूनुस में, जैसा कि मैंने बताया, तो दुनिया देख रही है कि किस तरह से ज्यादती की जा रही है, जुल्म किया जा रहा है। हमारे साथ जुड़ गए हैं एडवोकेट राशिद रिजवी साहब, एडवोकेट रेशमा हनीफ साहिबा, और बहुत जल्द फिरोज बख्त अहमद साहब जुड़ जाएंगे। लेकिन हम दोनों मेहमान से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इस पूरी सूरत हाल के बारे में कि जो इस वक्त नजर आ रही है, जो इस वक्त हम देख रहे हैं। और वाकई
हम लोग रोज इस पे बात करते हैं, रोज इस पे चर्चा करते हैं, रोज नई नई चीजें सामने आ रही हैं। और मैं अगर थोड़ा सा दुनिया पे पोलैंड ने पुतिन को गिरफ्तार करने की धमकी दी ट्रम्प से, इसका क्या नाता लॉरेंस जिसे बना सकता है उसे गिरा भी सकता है। हैरी के गोदारा को चेतावनी, भारत एयरफोर्स रैंकिंग में आगे निकला तो चीन बौखलाया, दी सफाई। यूएस से भारतीय पेशेवरों और छात्रों की बड़ी राहत, H-1B वीजा फीस में मिल गई छूट। तो इस तरह के अगर आलमी खबरों पे गाजा जंगबंदी के दरमियान इजराइल पहुंचे वेंस नेतन्याहू से करेंगे बात। यूक्रेन यूरोप का आरोप, पुतिन शांति बहाली में रुकावट डाल रहे हैं। तो इस तरह से कई बड़ी खबरें। खैर, हम इन तमाम खबरों पे नजर बनाएंगे, बीच बीच में इसका जिक्र करेंगे कि आखिर इन खबरों में क्या चल रहा है। तो आइए सबसे पहले मेहमानों का इस्तकबाल कर लेते हैं। हम सबसे पहले इस्तकबाल करते हैं हमारे साथ जो राशिद रिजवी साहब जुड़ गए। मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ। माहिर कानून, माहिर तालीम और पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, मिडिल ईस्ट पे बड़ी गहरी नजर रखते हैं। मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ। और इसके साथ साथ हमारे साथ जुड़ गए रेशमा हनीफ साहिबा। ये उनको भी मैं लूंगा। ये अभी थोड़ा से ऐसा लग रहा है कि हैंग किया है हमारा ये जो सॉफ्टवेयर है, लेकिन मैं जब तक ये अपडेट होता है, मैं राशिद रिजवी आपके पास ही आऊंगा। अपडेट तो मैंने दी है, लेकिन आप अपनी अपडेट के तौर पे किस तरह से हालात को देख रहे हैं, क्योंकि कतर आप बोला है, कतर ने ये कहा कि ये ज्यादती हो रही है और ये जंगबंदी के खिलाफ वर्दी इजराइल कर रहा है। तो क्या कहेंगे आप राशिद रिजवी साहब? हम 3 दिन से ये बात कर रहे हैं, लेकिन देखिए ठोस कदम जोड़ने चाहिए। आवाज बात कर लीजिए आप। देखिए मुमताज साहब, राशिद जी देखिए मुमताज साहब, कतर ने का जो इस बार का बयान है, अब ये अपने लोगों को खुश करने के लिए है या सही सच में उसको ये दर्द महसूस हुआ है? एक उम्मीद उसके बयान से नजर आई है। उसने बयान तो पहले बहुत दिए थे, लेकिन जिन शब्दों का इस्तेमाल उसने किया है इस बार खुल के, वो लगता है कि कहीं ना कहीं या तो इनके दिल में वाकई एक दर्द पैदा हुआ है, या तो ये कहीं ना कहीं जो अपने आप को उम्मत उम्मा कहते थे, उसके दबाव में उन्होंने ये बयान दिया है। लेकिन मेरा तो यही मानना है कि उनका ये बयान सही हो, क्योंकि ऐसे ही बयान से इजराइल कमजोर होगा और ये बयान एक्शन में बदलना चाहिए। और जो डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे सीज फायर, दोनों देशों के बीच शांति, ये पॉसिबल नहीं है। हम आपको आज फिर कह रहे हैं, ये वक्ती हो जाएगा, 2 4 6 महीना 1 साल वक्ती हो जाएगा। शांति किस बात की होगी? क्यों आज फिर आप देखिए कि कुछ उनके सेटलर लोग, लड़कियों का एक ग्रुप जो अवैध सेटलर हैं, वो गाड़ी से जाते हैं और वेस्ट बैंक के जो किसान हैं, उनके खेतों में अपनी गाड़ियां घुसेड़ देते, उनकी फसलों को रौंदते हुए जा रहे हैं। फिर जा करके उनके जैतून के बाग में उनके फलों को तोड़ा जाता है, तोड़ करके उसको टिकटॉक में दिखाया जाता है। तो ये सब जो हरकतें चल रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि अगर 1 बार 2 बार हो तो आदमी बर्दाश्त करेगा? इज़राइल तो वहां पर अवैध सेटलरों को सेट इसीलिए कर रहा है तो तुम इन लोग को परेशान करो, ये लोग पीछे जाएं। अब बाकी पूरी फोर्स पुलिस तुम्हारे साथ है, इनकी कुछ चलने वाली नहीं है। और जाहिर सी बात है कि जिसके पास कोई ताकत नहीं उसकी क्या चलेगी? कमजोर लोगों की कहाँ चलती है? कमजोर लोग खाली हाथ जोड़ते हैं। हाथ छोड़ने वाले तो ताकतवर लोग होते हैं जो हाथ छोड़ते हैं। तो जिनके पास हथियार नहीं है, कुछ नहीं है, वो बेचारे खामोशी से देख रहे हैं। तो इस तरह की चीजें आग पहले भी होती रही हैं
हमने आपको पहले ये बात बताया था कि किस तरीके से वेस्ट बैंक के एरिया में रहने वाले फिलिस्तीनियों के घरों के दरवाजों को पीटा जाता है, उनके गाड़ियों को आग लगा दी जाती है, उनके साथ मारपीट की जाती है, उनके सर पे पिस्टल तान दी जाती है। अगर वो लोकल पुलिस को कॉल करते हैं, वहां पर लोकल, एक चमत्कार की बात और है, लोकल पुलिस वहां कौन होती है? उस एरिया की जहां अवैध सेटलर है, वहां लोकल पुलिस इजराइल की रहती है, वेस्ट बैंक की नहीं। जमीन इसराइल की है, नक्शा वेस्ट बैंक दिखाया जा रहा है, लेकिन उस नक्शे के कितने अंदर तक घुस गए हैं इन लोग अवैध सेटलर, और वो लोग इनके ऊपर बंदूक तानते हैं। ये पुलिस को फोन करते हैं तो उनकी पुलिस बोलती है कि हाँ आ रहे हैं, लेकिन कभी आते नहीं है, कभी उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता है। हाँ, कोई अवैध सेटलर अगर किसी इजराइल को उठा के पटक देता है, मार देता है, पीट देता है, तो फौरन इजरायली पुलिस आती है, उनको अरेस्ट कर ली जाती है। इस तरीके से कम हजारों लोग इजराइल की जेल में कैद हैं, जिनकी हाथापाई अवैध सेटलर से हुई है। तो नंबर ऑफ, अगर आप देखेंगे नंबर ऑफ फिलिस्तीनी, तो कई हजार है इजराइल की कैद में, लेकिन 99% लोग इनोसेंट लोग हैं, जो वहां पर कैद में 10-10 साल, 5-5 साल, 7-7 साल से पड़े हुए हैं। अस्थाई चीज नजर कहाँ आती है कि यहाँ पर अस्थाई युद्ध विराम होगा? आप जैसे इतने सालों से उन लोगों को उकसाते चले आए हो, बार बार आप उनको उकसा रहे हो, उनको परेशान कर रहे हो। अगर वो उस पर रिएक्ट करते हैं तो आप उनको जेल में बंद कर देते हो। अगर आपके हथियार के बदले में वो हथियार उठाते हैं तो आप जेनोसाइड करते हो, और आप दुनिया के सामने कहते हो कि मैं इनोसेंट हूँ। और दुनिया के लोग मानते भी हैं, जानते सब हैं, मानते इसलिए है कि इनसे पंगा कौन ले। कोई कोई भी अरब देश इजराइल से पंगा लेने को तैयार नहीं है। उसका रीजन वही है, उसका वजह यही है कि उनको पता है कि इजराइल से लड़ने का मतलब है कि आपको अमेरिका से लड़ना। इसलिए वो खामोशी से चीजों को झेलते चले जा रहे हैं, उसको एक्सेप्ट करते जा रहे हैं। अभी जो 7 अक्टूबर 2023 को जो हुआ हादसा, वो उन लोगों का गुस्सा भी था, बहुत उबले हुए थे गुस्से से, और उनको ये भी एहसास नहीं था कि इसकी कीमत हम कहाँ तक चुकाएंगे। वो हर कीमत चुकाने को तैयार थे। वो जानते थे कि जब छोटे मोटे केस घर से उठा ले आते हैं, तो हम अगर ऐसा करेंगे तो हमारे साथ क्या होगा, उनको पता था क्या होना है। वो हर लेवल तक जाने को तैयार थे। अब वो लड़ते रहे। ये जो सीज फायर हुआ है, वो चाहे टेम्परेरी हो, चाहे फर्स्ट स्टेज हो, और परमानेंट की बात कर रहे हैं कि इसको परमानेंट तरफ हम ले जाएंगे, तो ये हमास वालों की हार नहीं है। अगर आप ये सोचो कि हमास वालों की हार है, तो ये गलतफहमी है। इजराइल मारते मारते थक गया, अमेरिका हथियार देते देते थक गया, तब जाके लगा कि चलो दुनिया के लोग अब खिलाफ हो गए हैं। मतलब एक ताज्जुब ही लगता है कि आपने कहा कि 1.5 लाख टन बारूद एक छोटे से हिस्से में गिराया गया, और 1.5 लाख टन अभी तक दुनिया की सारी वॉर में मिलाकर के बारूद का इस्तेमाल नहीं हुआ। ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। गिनीज बुक वालों को बुला के नेतन्याहू को अवार्ड देना चाहिए कि आपने वो काम किया है जो दुनिया के इतने ममालिक नहीं कर पाए। आइए, आपको अवार्ड दिया जाता है इस बात का। और दूसरा, पूरी दुनिया में इतना बड़ा सपोर्ट किसी भी देश को नहीं मिला जो फिलिस्तीन को मिला। पूरी दुनिया में इतने ज्यादा परचम किसी देश में नहीं लहराए गए, किसी भी देश के। मैं ये नहीं कहता हूं कि सिर्फ फिलिस्तीनियों की बात कर रहा हूं। अमेरिका हो, चाइना हो, रशिया हो, ये बड़ी कंट्रीज हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। ये फ्रांस हो, जर्मनी हो, आपका ब्रिटेन है, किसी भी कंट्री के इतने परचम दुनिया में नहीं लहराए गए जितने फिलिस्तीनियों के परचम लहराए गए हैं। ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, और हमको लगता नहीं है कि इसके बराबरी कोई दूसरा मुल्क कर पाएगा। और उसी तरीके से जितना जेनोसाइड हुआ है, ये जेनोसाइड अब दूसरा मुल्क भी नहीं कर पाएगा किसी पे। यहाँ पर मारने वाला
जितने हौसले से मार रहा था, मरने वाले भी कम हौसले वाले नहीं थे। वरना जो लोग प्रॉमिस लैंड की बात करते थे कि इजराइल हमारी प्रॉमिस लैंड है, 12 दिन के हमले में छोड़ छोड़ के भागने लगे थे इजराइल को। अपनी प्रॉमिस लैंड को 12 दिन के हमले में छोड़ छोड़ के भागने लगे थे। और यहाँ ये जो जियाले थे 2 साल से बारूद झेल रहे हैं, लेकिन अपनी जमीन के लिए खड़े हैं। एक रिपोर्ट में मैंने देखा 3000 से ऊपर लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी आंखों की रोशनी खो दी है। 1200 से ज्यादा लोगों ने अपने सुनना, कान उनके बहरे हो गए हैं, सुनने की ताकत उन्होंने खो दी है। 10,000 लोगों से ऊपर डिसेबल हो गए हैं, कोई किसी का हाथ नहीं, किसी का पैर नहीं है। अरे मैं तो कहता हूं कि वो तो एक छोटी सी तादाद है, लाखों में लोग मरे हैं। अभी आप इसको निकलने तो दीजिए खंडहर को। अब इजराइल ये भी चाहता है कि और दिन हो जाए, खंडहर न निकले, हड्डी भी मिट्टी में मिल जाए, वरना अभी जो लोगों के कंकाल निकलेंगे, आप कंकाल में गिनती देखिएगा कि जो आज बताया जा रहा है कि ये रेशियो है मरने वालों का, जब कंकाल निकलेंगे तो चौंकाने वाले रिजल्ट सामने आएंगे। अभी तो टर्की ने अंदर एंटर किया है। हमने कल कहा था ना आपसे कि टर्की को यही बोलना चाहिए, अर्दोगान को यही बोलना चाहिए, मेरी मदद अंदर जा रही है। अगर उस पर किसी तरीके का हमला होगा तो इजराइल की खैर नहीं है। ये वार्न तो नहीं किया था अर्दोगान ने, उन्होंने कहा था हम तो मदद करेंगे, मदद भेजी गई। 6,600 कुछ 6,600 कुछ समथिंग ये था कि 6,600 का फिगर था कि 20 अक्टूबर तक इतने मदद के ट्रक पहुंच जाने चाहिए। लेकिन यूएन कहता है कि अभी तक 586 गए हैं। तो इनको रोक कौन रहा है? क्यों रोक रहा है? आप येलो लाइन की बात करते हो तो सेकेंड स्टेप पे तो आपको येलो लाइन के पीछे जाना चाहिए था, लेकिन अब आप खुल के ऐलान कर रहे हो कि उत्तरी गाजा में कोई आ नहीं सकता, येलो लाइन कोई क्रॉस नहीं कर सकता। पीछे खाने इनका चल रहा है कि किसी तरीके से इस जमीन को कब्जा कर लो और गाजा को येलो लाइन तक सीमित कर दो। जैसे कि इजराइल हर युद्ध में, हर जंग में जमीन कब्जा करते हुए आया है। जब भी किसी से जंग हुई है फिलिस्तीनियों की जमीन कब्जा हुई है। ईरान की बात आप कर रहे थे, देखिए अभी तक ये जो हमला कर रहा था लेबनान पे और बेतहाशा इजराइल पे, वो छेड़ रहा था ईरान को। इजराइल छेड़ रहा था, जो हमास पे हमला कर रहा था और लेबनान पे कर रहा था, छेड़ रहा था कि इसको उकसाओ, इतने मारे मैंने, इतने मारे मैंने, इतने मारे, इसको उकसाओ। जब ये गलती पहली करेगा तब अरब देश खामोश रहेंगे और हम अमेरिका मिलकर इस पर खुल के हमला करेंगे। ईरान खामोश था, बर्दाश्त करता गया, इनकी हरकतों को बर्दाश्त करता गया। अब जब ये माहौल अमेरिका से बनाया जा रहा है, वॉशिंगटन में एक एजेंसी है, न्यूक्लियर एजेंसी, उसके डायरेक्टर ने ये कहा है कि जहां पर पिछले बार इजराइल ने हमला किया था उस स्ट्रक्चर को पूरी तरीके से कवर कर दिया है ईरान। अब बहुत ही तेजी से अपने न्यूक्लियर प्लान पे काम कर रहा है और ऐसा कुछ दिख रहा है कि जैसे कुछ बुलेट प्रूफ चीजों से उसको पूरा लोहे की चादर से कवर किया जा रहा है। तो बहुत सारी चीजें उसने उसमें एक्सप्लेन की। ये क्या हो, आप अपने मीडिया के थ्रू एक प्रोपेगेंडा तैयार करवाओगे, फिर उस प्रोपेगेंडा को फैलाओगे, फिर उसके बेस पर आप सामने वाले को चैलेंज करोगे कि बंद कर दो वरना ऐसा कर देंगे, बंद कर दो वरना वैसा कर देंगे, धमकियां देते रहोगे। आप चाहते हो कि जैसे सारे अरब देश आपके कदमों पे आके तलवे चाट रहे हैं, आपकी शरण में पड़े हुए हैं, वो भी आ जाए हमारी शरण में, तो आपकी शरण में आने को तैयार नहीं है। आप अपनी कंडीशन लगाओगे कि हम आप में आदमी भेजेंगे, वो चेक करवाएंगे, हम देखेंगे। ये सीधी सीधी उनकी मुखबिरी करना हुआ कि वो आकर के इसराइल को पूरी रिपोर्ट देंगे कि इस पिन पॉइंट पे हमला करो, इस पिन पॉइंट पे हमला करो, यहाँ पर करोगे, यहाँ पर ये मशीन रखी है। तो उनका रास्ता आसान करने के लिए ये सारे प्रोपेगेंडा होते हैं।
ऐसा ही प्रोपेगेंडा हुआ था इराक के खिलाफ, इसके पास केमिकल मिसाइल है, बहुत ही खतरनाक मिसाइल है, और ये कह करके अटैक करवा दिया टोनी ब्लेयर के साथ। अब अटैक हो गया, कोई वो वेपन मिला ही नहीं, यूएन ने सवाल किया गया तो किसी के पास जवाब नहीं। तो ये लोगों की यही तरीके हैं कि पहले प्रोपेगेंडा करो, फिर हमला करो। हम फिर आज आपसे कहते हैं कि 2-4 दिन में तो हमला नहीं होने वाला है। नेतन्याहू सारे चैप्टर पीछे के क्लोज करते जा रहे हैं, सॉरी, डोनाल्ड ट्रंप पीछे के सारे चैप्टर क्लोज करने जा रहे हैं। उनकी कोशिश है कि किसी तरीके से नेतन्याहू कुछ दिन के लिए खामोश बैठ जाएं, तो हम अपने दूसरे प्लान पे काम करें। उनका मुद्दा है सिर्फ दूसरे प्लान पर जाने के लिए, उनका मुद्दा है टोटल ईरान पे फोकस करना। वो जानते हैं कि अगर एक को भी उस एरिया में, उस खित्ते में किसी एक को भी हमने छोड़ दिया जो हमारी शरण में नहीं आया, तो वो दूसरों को बागी बना देगा। यही चीज अमेरिका को सता रही है कि कल को अरब देश अगर बगावत करने पे आ जाएंगे, तो जो हमको गुंडा टैक्स वहां से मिलता है, जो उनके तेलों में मेरा कंट्रोल है, वो हम खो देंगे, जो हमारी इकोनॉमी को डिस्टर्ब कर देगा। अपनी इकोनॉमी भी उनको बचाए रखना है, वरना और भी कंट्रीज है वहां पर जा करके इस तरह का वो क्यों नहीं करते हैं। आप चले जाइए इधर कोरियन साइड चले जाइए, आप उस एरिया में सिंगापुर साइड चले जाइए, आप उधर देख लीजिए, वहां पर इनका इतना ज्यादा इंटरफेयर नहीं है जितना दखल इनका मिडिल ईस्ट में है, क्योंकि मिडिल ईस्ट से ही इनको मलाई मिलना है। अभी आपका वेनेजुला, वो भी एक अच्छा उत्पादक है तेल का, अब उस पर भी नजर लगी है, वहां भी डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं ये, कुछ ना कुछ ये कह रहे हैं कि वहां से हमारे यहाँ, हमारे मुल्क में ड्रग्स आते हैं, स्मगलिंग होती है। कोई भी छोटे मोटे जहाज अगर दिख जाते हैं उनके समुद्री सीमा में, उसके ऊपर ये मिसाइल मार कर उसको खत्म कर देते हैं। तो ये अपनी चाल तो चलते रहेंगे। ईरान के ऊपर अभी डिपेंड करता है कि इनकी चालों को कहां तक वो फेल करता जाएगा। अब तो उकसा रहा है कि मैं ये कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, तुम्हारे अंदर हिम्मत हो तो आके रोक लो, तुम अपने खुशफहमी में बैठे रहो, तुम मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहो। अब ईरान इनको उकसा रहा है, इसराइल को भी उकसा रहा है, अमेरिका को भी उकसा रहा है। ईरान बिल्कुल तैयार बैठा है। अब ईरान और रशिया के बीच में क्या डील हुई है, इनके चाइना के बीच में क्या डील हुई है, ये बात अभी बाहर नहीं है, लेकिन रशिया तो खुल के इनको वेपन्स देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाइना का हम नहीं कह सकते, चाइना अभी मोरली ईरान के साथ है, लेकिन फिजिकली कितना आएगा वो सेकेंड टर्म की बात है। लेकिन रशिया इनके साथ मोरली भी है, फिजिकली भी है। जी मुमताज साहब।